नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है जिनका अभी कल मैथ्स का एग्जाम है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैं लगभग कंप्लीट मैथ्स को यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाली हूँ। थोड़ा स्पीड से हम इसको लेंगे। 50 के आसपास प्रश्न मैं यहाँ पे आपको करवाने वाली हूँ। तो देखिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें आएंगे, पूरे मैथ्स को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। कुछ टॉपिक बच जाएं तो वो आप देख लेना। तो सबसे पहले मान लो प्रश्न आता है कि 18 का वर्ग 18 का वर्ग होगा। प्रश्न नंबर 1 है 18 का वर्ग होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिसमें कम समय में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर 18 का वर्ग आपको याद होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो याद होना चाहिए। 20 तक के वर्ग कम से कम याद होने चाहिए। फिर भी यदि याद नहीं है तो 18 का वर्ग याद करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। इस तरीके से 2 लाइनें खींच दीजिएगा। 8 का वर्ग 64 इधर लिख दे। सेकंड जो दूसरा अंक है उसका वर्ग यहाँ लिख दें तो दूसरा अंक एक ही है। फिर क्या करें, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर दे। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 16 बीच में लिख दे। अब एक अंक लिखना है यहाँ पे। फिर ये 6 इसके अंदर जोड़ देंगे, 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, ये 324 जो है 18 का वर्ग होगा। फिर भी मान लो ये भी याद नहीं रहता तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके आपको एबे सैदे में आंसर दिखाई देंगे। वहां से भी आप कर सकते हो। दूसरी ट्रिक ये भी हो सकती है कि आपको 10 का वर्ग याद होना चाहिए। 10 का वर्ग होता है 100। 15 का वर्ग याद होना चाहिए। 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का तो लिख देंगे 25 और 1 को 2 से गुणा करके लिख देंगे 2। फिर 20 का वर्ग याद होना चाहिए। 20 का वर्ग 2 का वर्ग 4 और एक जीरो की जगह 2 जीरो। तो इस तरीके से ये हमें, अब हमको 15 और 20 का वर्ग याद है तो देखिए 15 से 18 का वर्ग जो होगा वो 15 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगी। इस तरीके से भी आप अगर ऑप्शन में इस तरीके की वैल्यू अगर दी हुई है तो वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। x का मान 2 रखने पर बहुपद का क्या मान होगा ये बताना है। तो x की जगह 2 रख दो। ये है 4 गुणा x, यानी 4 गुणा 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग होगा। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा है। बहुत सारे प्रश्नों में आपसे सीधा शून्यक भी पूछ लिए जाएंगे और शून्यक जब पूछे जाएंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और मोस्टली 4 ऑप्शन वो मिलेंगे जैसे कि मान लो इसका जो इसके जो 4 मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे 4 2, मतलब 4 और 2 से मतलब है यहाँ पे प्लस का 4 और माइनस के 2, ये इसके शून्यक होंगे। अगर अब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो एक में आपको -4 -2 मिलेगा, एक में +4 +2 मिलेगा, एक में +4 -2 मिलेगा और एक में -4 +2 मिलेगा। यानी कि 4 और 2 को आप तो आपको जरूर से जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी 2, एक प्लस और एक माइनस वाले 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको इसको हल करने की बजाय किस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तो ए गुणा सी देखिए, ए गुणा सी। अगर हम ए गुणा सी को देखते हैं तो ए है एक और सी है। ए और सी क्या होते हैं देखिए, वापस मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूं। हमारे जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये हमारे द्विघात समीकरण होती है। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो a है यहाँ पे x² है ये, तो इसका गुणांक 1 है और अचर पद है -8। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा -8। यदि a और c का गुणांक माइनस है तो इसका मतलब होगा कि जो भी हमारे 2 शून्यक होंगे उनमें से एक प्लस और एक माइनस होगा। तो जो दोनों प्लस और दोनों माइनस है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक प्लस एक माइनस में से कोई ना कोई एक बचेगा। अगर प्लस है तो फिर दो, एक प्लस एक माइनस वाला कैंसिल, या तो दोनों ही प्लस आएंगे या फिर दोनों ही माइनस आएंगे, जो भी 2 शून्यक होंगे वो। अब देखिए यहाँ पे, अब हमको ये तो पता चल गया कि माइनस है, इसका मतलब है कि एक शून्यक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब देखिए हमारे पास घटाने के बाद -2 बचना चाहिए।
अब -2 कब बचेगा? जब हम माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तब हमको -2 मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर जो भी चिन्ह इसमें जोड़ने और घटाने पर जो भी चिन्ह होता है, उसका विपरीत चिन्ह हमारे शून्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो x-4 कॉमन निकलेगा, और ये इधर बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको? प्लस का 4 मिल जाएगा। इसलिए इसके शून्यक क्या हो जाएंगे? प्लस के 4 और माइनस के 2। अब इन शून्यकों का योग करें तो हमको उत्तर में क्या मिलेगा? प्लस का 2 मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइन पाई/6 का मान ज्ञात क्या मान होगा? देखिए, जब भी पाई के रूप में अगर आपको मान पूछा जाए तो आप दिमाग ना लगा करके सीधा पाई का मान 180 रख लो। ये समझ लो कि पाई की वैल्यू कितनी है? 180। और बटे में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 30। यानी कि पूछा है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम जानते ही, हमको ये याद होने चाहिए कि भाई थीटा के किस वैल्यू के लिए कोस साइन इन सब के मान क्या होंगे। तो साइन 30 के लिए मान कितना होता है? 1/2। अगर आप चाहें तो इसका एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ, सारणी किस तरीके से बनेगी। देखिए, ऊपर हम लिख देते हैं थीटा के मान 0, 30, 45, 60 और 90। और इधर हम बात कर लेंगे किस किस की? साइन की, फिर कॉस, टेन, ये थीटा की वैल्यू है, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और 4, और इन सब के बटे में लिख देंगे 4, और इन सब का लगा देंगे अंडर रूट। ये जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, ये साइन की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए, 0/4 यानी कि 0, 1/√4 यानी कि 1/2, 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का अंडर रूट करेंगे तो 1/√2, अंडर रूट 3/2, और 90 का मान, साइन 90 का मान 1। यदि हमको ये साइन थीटा की वैल्यू पूरी, मतलब साइन की पूरी वैल्यू याद है, साइन 0 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का 2 अंडर रूट 3/2 और 90 का 1। तो इसका इधर से लिख देंगे, यहाँ से 90 से शुरू करके 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये हो जाएगा कोस का। अब साइन बटे कोस कर दें, यदि बीच में यहाँ लाइन खींच करके मैं साइन बटे कोस कर दूं, तो फिर टेन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, 0/1 0, इसको करेंगे 1/2 गुणा 2/√3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√3। इधर से आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा अंडर रूट 3, और इधर आ जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। फिर इसको पीछे से ला करके यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट√3, फिर इधर 1, फिर 1/√3 और इधर 0। अब सेक जो भी कोस की वैल्यू, उसको पलट के लिख देंगे, कोस की वैल्यू को पलट के लिख देंगे। देखिए, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या फिर कहें तो अपरिभाषित। फिर 1/2 को पलटेंगे तो 2, 1/√2 को पलटेंगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 को पलटेंगे तो 2/√3, और 1/1 को पलटेंगे तो 1। अब इसको पीछे से इधर लिखेंगे वापस से इसी को ही, 1, फिर इधर 2/√3, फिर अंडर रूट 3, और फिर 2, और फिर इनफाइनाइट। तो ये हो जाएंगी इस पूरी जो हमारी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 60 और 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये हमने सारी वैल्यू, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे के प्रश्न करते हैं। 1 मिनट इसको इरेज कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी इस तरीके से ये बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण। यहाँ पर सूर्य होगा तो यहाँ से अगर हम सूर्य को देखेंगे
तो वो हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण। तो जब भी खंबे की या किसी भी चीज की लंबाई और परछाई ये दोनों इक्वल हो तो हमेशा यहाँ पे कोण ये तो कोण हमेशा कितना होगा 90 डिग्री। तो ये जो उन्नयन कोण बनेगा ये कितना बनेगा हमेशा 45 डिग्री। यानी कि आधार और लंब जब इक्वल कब होते हैं, जब थीटा का मान कितना हो 45। तो जब भी बराबर दे रखे हो तो ध्यान रखना लंब और आधार दोनों बराबर है तो थीटा का मान कितना होगा 45। नेक्स्ट है बिंदु 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी। देखिए एक्स अक्ष से दूरी पूछे या वाई अक्ष से दूरी पूछे। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक हमको लिखना है और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक लिखना है, पहली बात। दूसरी चीज माइनस का चिन्ह हमें नहीं लगाना है क्योंकि कभी भी दूरी जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कितना है -2 है। तो हम दूरी जो है वो कितने लिखेंगे 2 इकाई लिखेंगे, 2 इकाई। नेक्स्ट है बंटन दे रखा है 1, 3, 2, 5, 9। इनका माध्यक पूछा है, माध्यक है ये। तो माध्यक पूछा तो सबसे पहला काम है इनको क्रम से लिख देंगे 1, 2, 3, 5 और 9। अब इनके बीच का कौन सा है, देखिए 2 इधर छोड़ दे और 2 इधर छोड़ दे तो बीच की संख्या कौन सी आ जाएगी 3। माध्यक का मतलब मध्य का। तो यहाँ पर ये हमारा 3 है जो उसका ऑप्शन जो भी ऑप्शन में 3 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारी समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद ए जो है वो कितना है, ए है 6। सारवंतर डी कितना डिफरेंस है 3। एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन वाई यानी कि 7वां पद पूछा है। सातवां पद पूछा है। तो देखिए एन की जगह 7 आ जाएगा तो ए का मान कितना है 6 प्लस 7 -1 यानी कि 6 गुणा डी कितना है 3। तो 6 थी 18, 18 और 6 24। तो 7वां पद कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट प्रश्न दो खिलाड़ी हैं राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी। अब देखो सिंपल सी बात है कि श्याम केवल जब ही मैच जीतेगा जब राम हारेगा। तो राम के लिए 2 कंडीशन है, एक हारना और एक जीतना। और कभी भी दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि राम जीतता है तो प्रायिकता है 4/5, हारता है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक में से इसको घटा दो, एक में से घटाएंगे तो 5 एकम 5 -4/5 यानी कि 1/4। ये किसकी प्रायिकता है, ये हमने कहा कि भाई राम के मैच हारने की प्रायिकता है। तो जब राम हारेगा तो कौन जीतेगा श्याम, तो ये श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। नेक्स्ट प्रश्न है एक पासे को एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब एक पासा है, पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो अनुकूल प्रायिकता कितने, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट बिंदु 2, 3 और 5 और 6 के बीच की दूरी, दोनों दो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 - x1 अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो x1 y1 2 है, x1 y1 है 3, x2 5 और y2 6। x2 5 माइनस x1 3, 5 में से सॉरी 2, 5 में से 2 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2
9 गुणा 2 का अंडर रूट करेंगे तो 9 का तो हो गया 3 अंडर रूट 2। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर चलने पर बिंदुओं का बिंदु पथ कहलाता है। देखिए वैसे तो 22 अभी जो दो अर्धवार्षिक परीक्षा आएगी उसमें ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में इस बार हटाया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कोई एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर, मान लो समान दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ये होगा, एक ये होगा, इससे समान दूरी पर एक ये होगा, इधर चलेंगे तो ये होगा, इधर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये इससे 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ले लिए सारे। तो अगर हम इन सबको मिला दे तो क्या बनेगा, एक एक वृत्त बनेगा। यानी कि किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर चलने पर बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। 4 से छोटे अंक कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो कितने हो जाएगी प्रायिकता, 1/2। यदि आपको प्रायिकता की प्रश्नावली कंप्लीट करनी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं कंप्लीट की एक ही दिन में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करवा दूंगी। इससे बाहर कभी भी 10वीं क्लास में प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ गिने चुने ही प्रश्न होते हैं इस प्रायिकता वाले प्रश्नावली में से। 5 या 6 नंबर की प्रश्नावली आती है और काफी इजी होती है, एक बार ही पढ़ने से आप कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 हो। देखिए हमेशा जो द्विघात समीकरण होती है वो इस प्रकार से होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद होता है। इस तरीके से आपको शून्य को मतलब आपको अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा जो भी है उसका उसका चिन्ह बदलेंगे और एक्स के साथ लिख देंगे। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा -3 है, माइनस को कर देंगे प्लस 3x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2, ये हो जाएगा हमारा बहुपद। नेक्स्ट है 2 साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन 45 और कोस 45 का मान पता होना चाहिए। साइन 45 का और कोस 45 का दोनों का मान इक्वल होता है, और कितना होता है, साइन 45 बराबर कोस 45 बराबर 1/√2। तो देखिए 2 गुणा 1/√2 माइनस 1/√2, 2 में से 1/√2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1/√2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन तो केवल 4 ही होंगे, मैं यहाँ आपको कंप्लीट चीज बताने वाली हूँ। देखिए बहुपद क्या नहीं होगा, सबसे पहली चीज कि बहुपद की घात कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या यूं कहें कि घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू करके और अनंत तक की संख्याएं आती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। घात पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक में माइनस की, यानी कि कोई भी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्न के रूप की नहीं होनी चाहिए। ये अगर ऐसा कुछ है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो सबसे इसका एक ही बात है कि घात जो है उसकी वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि कहीं भी अगर आपको अंडर रूट की, जैसे एक्स वाई या जेड या जो भी चर हो, उस चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसकी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी अंडर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए घात में, तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है शून्यकों के योग और गुणनफल का गुणांकों के साथ संबंध। तो पहला देखते हैं हम शून्यकों का योग। मान लो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, प्रश्न प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है ये, मतलब अपने जो पीछे टेस्ट हुए हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये पे ध्यान रखना है। अल्फा इंटू बीटा, ये प्रश्न एबीसीडी में पूछा जा सकता है। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, ये होगा c/a। अब ए बी सी क्या है, ए जो है वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, और सी है अचर पद। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। नेक्स्ट प्रश्न है,
द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना है, ए बराबर है 3, बी बराबर कितना है, बी एक्स का गुणांक ये है 5, और सी बराबर कितना है, सी बराबर है माइनस के 2। सब अब हम क्या करेंगे, ए गुणा सी करेंगे, ए गुणा सी। तो ए गुणा सी का मान, ए का मान है 3 और सी का मान है -2, तो 3 गुणा -2 तो कितना आ जाएगा, -6। अब देखिए 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने, अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू आती है तो जोड़ने पर बी का मान आना चाहिए, और माइनस की वैल्यू आ रही है तो घटाने पर बी का मान आना चाहिए। यानी कि 6 के ऐसे दो टुकड़े करें कि घटाने पर, उन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाने पर क्या बचे, 5 बचे। तो देखिए 6 गुणा 1, 6 गुणा 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 5, और 5 कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। इसका मतलब 6 प्लस का होना चाहिए और 1 माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 3x² प्लस 6x माइनस x -2 और बराबर कर देंगे 0, क्योंकि बराबर 0 होगा तभी इसके शून्य प्राप्त होंगे। तो यहां से हमको मिल जाएगा 3x कॉमन, 3x कॉमन निकालेंगे यहां से, तो इधर हमारे पास बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे दोनों माइनस है तो -1 कॉमन, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2। अब एक बार यहां से दोनों में से x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, इधर से बच जाएगा क्या, 3x, और इधर से -1। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा हमको -2, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा हमको 1/3। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, -2 और 1/3। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है 125 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। देखिए सबसे पहले तो 25 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 की घात 3। 25 क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 गुणा 4, 5 की घात 4। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। अब हमको क्या करना होता है, दोनों की घातें इक्वल करनी होती है, और दोनों को घातें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे घात 1 है 5 की, और यहाँ पे 3 है 2 की, तो दोनों की 3 करने के लिए 5 की घात 2 और चाहिए, तो 5 की घात 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे बच जाएगी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात भी 3 और 2 की घात भी 3, तो ऊपर तो हो गया 25 बटे, नीचे डायरेक्ट भी हम यहाँ से तीनों की 3 दोनों की घात इक्वल करनी थी, तो एक एक्स्ट्रा घात थी तो उस एक घात से यहाँ डिवाइड करके यहाँ भी डायरेक्ट 25 रख सकते थे। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 2 अंक पहले से ही दे रखे हैं, एक तो है 5, एक है 2, और एक अंक और चाहिए वो हो गया 0, और फिर ये लग जाएगा दशमलव। तो ये हो गया हमारा 0.025। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.025। अब यहाँ पे एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या प्रतिबंध क्या होना चाहिए कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो। तो शांत होने के लिए उसका प्रतिबंध पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो प्रतिबंध हो जाएगा 2 की घात n गुणा 5 की घात m। जो भी हर है वो इस रूप का होना चाहिए। यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के प्रकार का है तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 8, 9 और 36 का HCF ज्ञात कीजिए। 8, 9 और 36। देखिए 2 से तो भाग चला जाएगा किसमें, इसमें 4 बार, इसमें जाएगा नहीं, और इसमें 18 दूनी 36, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, यहाँ 2 बार, यहाँ जाएगा नहीं, और यहाँ 9 बार, फिर 9 का चला जाएगा। अच्छा सॉरी, हम HCF निकाल रहे हैं, क्या करने बैठ गई मैं।
HCF निकाल रही थी 8, 9 और 36। तो देखिए 8, 9 और 36 इन तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें तीनों का भाग जा सके। तो जब ऐसा कोई भी सह अभाज्य संख्याएं हो मिल जाए तो फिर वहां पर हमारा जो HCF है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम 72 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 72, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, देखिए अपरिमेय संख्या एक तो अंडर रूट के अंदर की संख्या होती है सारी, बशर्ते कि उसके अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। अंडर रूट की जो भी अपरिमेय संख्या होती है वो अंडर रूट की संख्या होती है, और अंडर रूट के अंदर क्या नहीं हो, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। किसी भी दो संख्याओं, अगर एक भी पूर्ण संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हो, बाकी हो, गुणा हो या भाग हो, वो सब भी अपरिमेय संख्या होती है, तो वो भी परिमेय नहीं कहलाती है। इसके अलावा ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत हो और अनावृति हो, यानी कि आवृत्ति नहीं हो, तो वो भी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो कुछ भी ऑप्शन दिए हुए हो, आप इनमें से कोई भी चेक कर लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सी होगी, जिसमें अधिकतम घात एक्स स्क्वायर हो, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स हो, कोई भी चर हो, उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। तो बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें बराबर के इधर, जैसे मान लो ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बताइए द्विघात समीकरण। अब आप देखोगे कि भाई एक्स की अधिकतम घात तो 2 है, इसका मतलब है, लेकिन नहीं। जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने के बाद हमारे पास जो है वो x की अधिकतम घात 2 आनी चाहिए। जैसे हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल x की सिंगल घात बचेगी, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको जो भी कुछ दिया हुआ है उसको इस तरीके से सोल्व करेंगे कि सोल्व करने के बाद वो एक ही तरफ आ जाए, या तो लेफ्ट हैंड साइड में या तो राइट हैंड साइड में, और फिर उसमें x की अधिकतम घात 2 दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि p और q द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो निम्न में से सत्य। ये वापस से वही चीज आ गई है, इसके गुणांक दे रखे हैं और ये दो शून्यक दे रखे हैं। तो यहाँ पे p प्लस क्यू, ये इसका p प्लस क्यू बराबर होना चाहिए माइनस बी बटे ए, और दोनों का गुणा p इंटू क्यू बराबर होना चाहिए c बटे ए। तो यह जो भी दिया हुआ होगा वो सही होगा, अदरवाइज सब गलत होगा। नेक्स्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखिए यहाँ पे ये एक्स एक चीज का स्क्वायर और बीच में माइनस, और इसको भी स्क्वायर बना लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, बीच में एक माइनस आ गया, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। तो x की जगह तो x प्लस अंडर रूट 3 और x माइनस अंडर रूट 3। अब जैसे इसका बराबर 0 करके सोल्व करेंगे तो एक बार आ जाएगा आंसर अंडर रूट 3 और एक बार माइनस अंडर रूट 3। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और माइनस 1 और 1 है तब द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने प्रश्न किया वो सेम ऐसा ही किया है। जब सेम पद हो, मतलब शून्यक सेम हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो भी दो शून्यक सेम दे रखे हो उसका स्क्वायर, माइनस माइनस 1 और प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। या यूं कहे कि वही वापस से समीकरण बना सकते हैं। कैसे, अभी बताया था ना, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक। दी गई आकृति में शून्यों की संख्या, अब देखिए यहाँ पे आकृति बनाई हुई नहीं है क्योंकि बहुत सारी तरीके की आकृति आपकी मिल सकती है। तो जब भी आकृति मिलेगी तो वहां पर एक बहुपद का मान दिया होगा, जैसे मान लो लिख दिया पी ऑफ एक्स, वाई बराबर पी ऑफ एक्स है, तो दी गई आकृति में फिर आपको आकृति मिलेगी, जैसे इस तरीके से आकृति मिल सकती है। जैसे मान लो ये इस तरीके से आकृति मिल गई, इस आकृति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखना आपको ये है कि ये जो इधर जो बहुपद लिखा हुआ है वो किस चर का बहुपद है। अब यहाँ पे हमको x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब x चर का बहुपद है। कुछ भी बहुपद हो सकता है, उसको हमें ध्यान नहीं देना है, जो भी बहुपद है उस चर की देखना है, एक्स अक्ष देखना। अब यहाँ पे एक्स चर का बहुपद है तो एक्स अक्ष देखना है, कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है या फिर उसको काट रहा है। तो देखिए एक, दो और तीन, तीन बिंदुओं पर ये काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, तीन। यदि इस तरीके से हो, इसको स्पर्श करते हुए जाए और फिर काट दे, तो एक, दो, तीन और चार, तो चार इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर घुमाने के लिए आपको यूं दे सकता है x बराबर पी ऑफ वाई, और मान लो यही प्रश्न दे दिया, तो देखिए यहां पर मैं ये y बना देती हूँ। तो अब देखना है कि y अक्ष पर कहां कहां काट रहा है, तो y अक्ष पर सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो अब इसका शून्यक जो है वो क्या होगा, एक होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान इसमें रखना है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होंगे यदि। अब यहाँ पे देखिए हमने जब पढ़ी होगी ये प्रश्नावली, तब हमने रैखिक समीकरण युग्म के लिए तो तीन कंडीशन पढ़ी होंगी। देखिए क्या क्या, एक तो हमने पढ़ा होगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, या फिर बराबर नहीं होगा, इधर लिख देती हूँ मैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। दो केस हो सकते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 में, या तो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो यदि बराबर नहीं है तो ये हमारी समीकरण जो है ये इसको संतुष्ट करेगा कि किसी भी समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, यानी कि ये दोनों रेखाएं जो यहां से रेखाएं बनेंगी वो क्या होंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इस तरीके की। लेकिन अगर ये आपस में बराबर हैं तो फिर वापस से दो केस बनते हैं, कौन कौन से, एक तो C1 बटे C2 इसके बराबर होगा या फिर नहीं होगा। यदि बराबर हैं तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 इसके बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और फिर ये किस तरीके का समीकरण युग्म होगा, ये समांतर रेखा होंगी, और इस केस में हम क्या कहें कि असंगत समीकरण होगा। देखिए जब अगर हल विद्यमान है तो वो संगत समीकरण कहलाता है, और हल नहीं है तो वो असंगत। तो रेखाएं समांतर होंगी तो वो असंगत हल होंगे उसके, यानी कि वो रेखाएं असंगत होंगी। रैखिक समीकरण युग्म को हल ज्ञात करने की विधि नहीं है। देखिए यहाँ पर विधियों के नाम नहीं लिखे, आपको विधियां पता होनी चाहिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की सबसे पहले दो विधियां होती हैं, एक है बीजगणितीय विधि और एक है रैखिक ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि और ग्राफिक विधि। अब बीज ग्राफिक तो मतलब ग्राफ बना करके हल निकालना, और बीजगणितीय विधि में तीन विधियां थी, एक तो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणा विधि। तो यहां पर इन तीन चार चीजें हमने बताई, एक तो बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि ये तीनों है। प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बीजगणितीय विधि कौन सी नहीं है, तो तीन ये नाम दे दे और चौथा कोई और दे दे, तो वहां भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दो तरीके होते हैं इसका हल ज्ञात करने, एक तो बीजगणितीय तरीका होता है और एक ग्राफिकीय तरीका होता है। और बीजगणित में भी तीन होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणा। नेक्स्ट प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म है x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 3x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 पर विचार कीजिए और निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल विद्यमान है, दूसरा बी है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण
युग्म संगत है, और चौथी सी है इसका, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखाओं युग्म को निरूपित करता है, और चौथा है ये सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए a1/a2 अगर निकालें तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3। b1/b2 निकालें तो -3/-9, और c1/c2 निकालें तो 2/6। अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, यानी कि a1/a2 भी 1/3, b1/b2 भी और c1/c2 भी। इसका मतलब है तीनों इक्वल है। और यदि अभी बताया था कि तीनों इक्वल है तो रेखा युग्म क्या होगा, समपाती होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज सही है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समपाती समपाती। अब दूसरा समपाती है तो उसके अनंत हल होंगे, तो ये पहला वाला भी सही है। और जब हल है तो वो रैखिक युग्म कैसा है, संगत है, तो इसका मतलब ये बी भी सही है। तो ये सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न समीकरण युग्म के हल है, इनके समीकरण युग्म के हल निकालने x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। तो इसके नीचे लिख देते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये कैंसिल, और 6 और 4 2 और 4 6, तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 3। 3 यहाँ रखेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 1। तो y बराबर 1 और x बराबर 3, समीकरण युग्म का हल हो जाएगा 3,1। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। अब अगर a गुणा c करते हैं तो वो क्या आता है, प्लस के 12, यानी कि जोड़ने पर क्वेश्चन सही नहीं है ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये -12 करो तो गुणा करने पर क्या आ रहा है, a इंटू सी क्या आ रहा है, -12। तो इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 गुणा 3, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब माइनस का 1 आना चाहिए, यानी कि बड़ा वाला माइनस होगा, छोटा वाला प्लस होगा। अब शून्यक निकालने की पूरी की आवश्यकता नहीं है, -4 को तो प्लस कर दो और +3 को माइनस कर दो, तो इसके जो गुणांक हो जाएंगे वो कितने शून्यक हो जाएंगे, 4, -3। नेक्स्ट प्रश्न है, 3x² माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद x -1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल आता है x-2, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल अगर ये दिया होता तो इस बहुपद में x-2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो तब तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख करके x का मान इसमें रख देते, और जो भी वैल्यू आती इसकी इस बहुपद की, वही हमारा शेषफल हो जाता। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम देखें कि x-1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल x-2 बचता है और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो अब यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है। देखिए आप इतना समझ लीजिए, मान लो एक संख्या है 15, 15 में हमने भाग दिया 4 का, तो कितनी बार गया, 4×3=12, शेषफल कितना बचा, 3। अगर हम इसको भाग इससे दे दें तो देखिए, प्रश्न भाग दे करके फिर शेषफल बताना पड़ेगा। चलो इसको यूं कर सकते हैं, मुझे लगा डायरेक्ट हो जाएगा। ये एक हमारी प्रमेय होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले शेषफल हमको निकालना है, कोई बात नहीं, भाजक और भाज्य इन दोनों का गुणा करो, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, और उसको इसमें से घटा देंगे, जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए काफी जगह की जरूरत पड़ेगी, जो मेरे पास नहीं है, आप कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 130 हो जाता है, तो उपरोक्त स्थिति को बीज गणितीय निरूपण होगा। देखिए मान लो कि सेब का जो भाव है वो x रुपए प्रति किलो है, x रुपए का 1 किलो है, तो 2 किलो कितने का आएगा, 2x का। अंगूर का भाव मान लो y रुपए किलो है, तो y रुपए का आ जाएगा अंगूर,
और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 160। फिर आगे कहता है कि x रुपए किलो है तो 4 गुना x प्लस अंगूर y रुपए किलो तो 2y बराबर 300। तो ये हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। नेक्स्ट प्रश्न, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लो कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 4। चौड़ाई अगर x है तो x प्लस 4, उनका परिमाप 36 है, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस 4, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 बराबर 36। 2 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 18, -4 करेंगे तो 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो x का मान 7 है। x क्या था, चौड़ाई थी। चौड़ाई यदि 7 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 7 प्लस 4 यानी कि 11। तो 11 और 7 18, 18 दूनी 36, परिमाप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है, सार्वंतर d है, तो n वा पद ज्ञात करने का सूत्र a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट है मूल बिंदु से बिंदु 2,2 के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु 0 0 होता है तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 बराबर 8। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 तो 2√2। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनको जो a गुणा c करेंगे तो 10, 10 के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 7 आए तो 5 गुना 2, 5 गुना 2 प्लस के 5 और प्लस के 2 तो चिन्ह बदल देंगे -5 और -2, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 2 बीजगणितीय विधियों के नाम अभी बताए थे मैंने। तीनों विधियों के नाम बताए थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणा विधि। नेक्स्ट प्रश्न, समांतर श्रेणी 10 7 और 4 का चौथा पद। तो देखिए 3 3 कम हो रहे तो 3 कम कर देंगे तो चौथा पद 1 आ जाएगा। समांतर श्रेणी n पदों का योग का सूत्र अभी बताया था, Sn बराबर n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, तो मूल बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के मूल बिंदु से किसी बिंदु P x y के बीच की दूरी हो जाएगी x² प्लस y², x² प्लस √x² प्लस y²। किसी रेखाखंड के एक सिरे का निर्देशांक x1 y1 है, यानी कि एक रेखाखंड है इस तरीके से, एक सिरे का निर्देशांक है x1 y1, दूसरे सिरे के निर्देशांक है x2 y2। तो उनके मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु का मतलब होता है 1:1 विभाजित है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। बिंदु 2,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, तो कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 2 3 4 5 और 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इन सबको जोड़ करके 5 का भाग दे देंगे, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20/5 बराबर 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4। किसी समांतर श्रेणी का 22वां पद, 22वां पद यानी कि a22 बराबर a का मान है 8 प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 21 गुणा d। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है -5 का, तो -5, तो 21 5 105, माइनस के 105 और प्लस के 8 कितने बच जाएंगे, 5 घटा दिया बच गए 3 97, माइनस के 97।
नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3 और एकमात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो ऐसे पूछा जाए कि क्या ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो तो वो होगी 2। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 7, 10, 13 और 43 में पदों की संख्या यानी कि n वा पद दिया हुआ है 43 और n का मान निकालना है हमको। a का मान दे रखा है 7 और d का मान दे रखा है 3। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए एन बराबर ए एन का मान 43 बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी यानी कि 3। 47 घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा 36। 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 और माइनस 1 का प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 यानी कि 13वां पद होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 का मान अभी बताई थी सारणी मैंने आपको √3/2। यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है tan 43, tan 67, tan 47 और tan 23। 43 और 47 दोनों पूर्ण पूरक कोण है तो यहाँ पे tan 43 और ये बन जाएगा कोट 43। ये 67 और 23 ये पूरक कोण है तो tan 67 कॉट 67। ये दोनों कट के 1 गुणा ये दोनों कट के 1 तो उत्तर आ जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 1। तो ये 50 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मैथ 10th मतलब किसी भी क्लास की अगर मैथमेटिक्स पढ़ना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगर मुझे 50 से ज्यादा कमेंट मिल गए पढ़ने के लिए यस लिख दीजिएगा आप केवल कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए वो भी जो जिस भी क्लास की आप पढ़ना चाहेंगे उसकी मैथ्स में स्टार्ट करवा दूंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।